हाय दोस्तों, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। बेटी सोतन की भाग 13। अब तक हमने पढ़ा कि ऋतिक की दादी की तबीयत को देखते हुए नैना ने अपने आप को ऋतिक से दूर कर लिया था और जैसे ही ऋतिक की दादी की तबीयत ठीक होती है वो उसका रिश्ता कीर्ति नाम की लड़की से कर देती है और दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। घर में सब कोई खुश है, सिर्फ ऋतिक को छोड़कर। अब आगे। आज ऋतिक की शादी थी। घर में रिश्तेदार आए हुए थे। दादी आज काफी खुश नजर आ रही थी। चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन ऋतिक के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाए, लेकिन दादी की खुशी के लिए वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। ऋतिक दूल्हा बनकर शाम 6 बजे के आसपास कीर्ति के घर बारात लेकर चला गया। शादी पूरे विधि विधान से संपन्न हुई और कीर्ति विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसका सभी ने अच्छा स्वागत किया। दादी तो बार बार उसकी बलैया ले रही थी और बार बार काजल का टीका लगा रही थी कि किसी की बुरी नजर कीर्ति को ना लगे। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार भी चले गए। ऋतिक अपने कमरे में आकर चुपचाप एक तरफ बैठ गया। तभी उसके दोस्त आए। वे लोग उसके साथ हंसी मजाक करने लगे और उसे अपने साथ बाहर ले गए। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके ऋतिक का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उसे नैना की याद आ रही थी। जैसे तैसे करके उसने अपने मन को समझा लिया कि अब नैना के बारे में सोचना गलत है। जैसे भी हो, लेकिन कीर्ति अब उसकी पत्नी है और उसका हक है कि वो कीर्ति को पत्नी का हर अधिकार दे। ऋतिक ने जैसे तैसे करके अपने मन को समझा लिया। उधर नैना का हाल भी बुरा था। आज उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सब कुछ शायद भगवान उसे उसके कर्मों की सजा ही दे रहा था। उसने अपनी बहन का सुख चैन, उसका सुहाग, उसका पति छीनना चाहा और भगवान ने उसका ही सुख चैन और जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी जीने के सपने देखे थे, शायद भगवान ने अब उससे छीनकर किसी और की झोली में डाल दिया था। आज उसे इस कहावत का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज वो सारी दुनिया में अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। वो अब भगवान से दिन रात अपने गुनाहों की माफी मांगती। शायद भगवान उस पर कुछ तरस खाकर कुछ रहम कर दे। मजबूरी में ना चाहते हुए भी उसने अपने मन को समझा लिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। कीर्ति एक बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी। उसमें बचपना अभी भी बाकी था। कुछ ही दिनों में उसने सब घर वालों का दिल जीत लिया। अब ऋतिक भी उसके साथ खुश रहने लगा था। उधर दिन रात तनाव और खान पान पर ध्यान ना देने की वजह से नैना अब धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिर रहा था। पहले तो उसने अपनी तबीयत को लेकर लापरवाही की, लेकिन फिर जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तब जाकर वो डॉक्टर के पास गई और कुछ दवाइयाँ ले आई, लेकिन उसकी हालत सुधरने की बजाय हालत और बिगड़ रही थी। उधर काजल भी अपने परिवार में पूरी तरह व्यस्त थी। वो कभी कभार नैना से फोन करके उसका हालचाल पूछती तो नैना उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताती, बस यही कहती कि वो बिल्कुल ठीक है। नैना ने चाहे काजल के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन नैना से काजल बहुत प्यार करती थी। उधर नैना की हालत में सुधार आने के बजाय हालत और बिगड़ गई। धीरे धीरे उसने खाट पकड़ ली। उसने जब अपनी अच्छे से जांच करवाई तो पता चला कि उसे टीबी है। ये सुनकर नैना की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो सोचने लगी कि अच्छा है, शायद इस बीमारी से ही उसे मौत आ जाए और उसे इस संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाए। कांस्टेबल प्रकाश और उसकी पत्नी दिन रात नैना की देखभाल करते। आखिरकार एक दिन जब कांस्टेबल प्रकाश ने ये बात काजल को बताई तो काजल को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पति राहुल से नैना से मिलने के बारे में कहा। जैसे ही राहुल और काजल नैना के यहाँ पहुँचे तो देखा कि नैना खाट में लेटी हुई थी और बार बार खांसने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। काजल को आए देखकर नैना हैरान रह गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। काजल अपनी बहन से पूछ रही थी कि दीदी, मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुनकर नैना रोते हुए बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी काजल, शायद यही मेरे कर्मों का फल है। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहा।
शायद भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। ये कहकर नैना रोने लगी तो काजल उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं बोलते। भगवान जी हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। देखना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। ये सुनकर नैना बोली, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है काजल। मेरी बीमारी आखिरी स्टेज पर है। शायद अब मौत होने के बाद ही मुझे अपनी सभी तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। ये सुनकर काजल बोली, नहीं दीदी, आप ऐसी बातें मत करो प्लीज। तब नैना बोली, तो मैं क्या करूं? काजल, मेरा अपना कोई नहीं है। ये सुनकर काजल बोली, कैसे नहीं है? मैं हूँ, माँ और पापा हैं। तब नैना बोली, नहीं, माँ पापा तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने उन्हें दर्द, तकलीफ और बदनामी के अलावा और दिया ही क्या है? तभी अचानक काजल का फोन बज उठता है। तब काजल कहती है, अभी आती हूँ, थाने से शायद कोई जरूरी कॉल आ रहा है। ये कहकर वो फोन लेकर बाहर चली जाती है। जब वो कुछ देर बाद वापस आती है तो उसे आवाज सुनाई देती है कि नैना राहुल से बातें कर रही थी। ये देखकर काजल दरवाजे के पास रुक जाती है। नैना राहुल से कह रही थी, राहुल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैंने अपनी ही बहन का घर तोड़ना चाहा। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर नैना हाथ जोड़कर रोने लग गई। तब राहुल बोला, हर इंसान का गुनाह पश्चाताप के आंसुओं में बह जाता है और अब तुम्हारी आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तभी अचानक काजल अंदर आ गई। काजल को अंदर आते देखकर राहुल बोला, आओ काजल। काजल को नैना की हालत देखकर बहुत चिंता हो रही थी। तभी काजल ने तुरंत नैना को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। नैना ने मना किया कि अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन काजल उसे अस्पताल लेकर पहुंच गई। अस्पताल में काफी जांच कराने पर पता चला कि नैना सच कह रही थी। अब उसकी बीमारी आखिरी स्टेज पर है, उसका कोई इलाज नहीं है। ये जानकर काजल फूट फूट कर रोने लग गई। तब राहुल ने उसे हौसला दिलाया कि देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जीना या मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये कहकर उसने काजल को गले लगा लिया। काजल वापस नैना को उसके कमरे पर ना छोड़कर अपने साथ अपने ससुराल ले आई। नैना की ऐसी हालत देखकर काजल की सास को भी बहुत दुख हुआ। काजल ने फोन करके अपने पापा को सारी बात बता दी। नैना की बीमारी की खबर सुनते ही उसके मम्मी पापा भी दौड़ कर आई। आखिर माँ बाप होते हैं, चाहे उनके बच्चे उनके साथ कितना भी गलत करें, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं। अपने माँ पापा को देखकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। तब नैना के पापा बोले, नैना, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सका। अब हमारे साथ चलो। ये सुनकर नैना बोली, नहीं पापा, मैंने पहले ही आपकी बहुत बदनामी करवा दी। अब मैं और आपकी बदनामी नहीं करवाना चाहती। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी मम्मी बोली, नहीं बेटा, हम तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नैना ने साथ चलने के लिए मना कर दिया। नैना की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ रोने लगी। फिर नैना की माँ शीला काजल के आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। और जब माँ होते हुए भी मैं अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ सकी, तब तुमने उसके दर्द को समझा, उसे नर्क में से निकाल कर नई जिंदगी दी। तुम्हारा ये एहसान मैं अपने जीते जी नहीं चुका पाऊंगी। बेटा, तुम्हारी माँ सच में देवी थी, जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। अपने पति की पहली पत्नी होते हुए भी कभी अपना अधिकार नहीं मांगा और हमेशा दूसरी पत्नी बनकर रही। कितना कुछ सहन किया उसने। तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर आज वो होती तो मैं उसके पैरों में पड़कर उससे अपने किए की माफी मांगती। मुझे आज अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हो रही है। ये कहकर शीला फूट फूट कर रोने लगी। तो काजल बोली, नहीं माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर शीला बोली, बेटा, तुमने कभी मुझे सौतेली माँ नहीं समझा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें सौतेली बेटी समझा था। शायद भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। ये सुनकर काजल बोली, नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत करो। अरे माँ तो माँ होती है, वो सौतेली या सगी नहीं होती। ये सुनकर शीला ने काजल को गले लगा लिया। उसे गले मिलते देखकर राहुल की आंखों में भी आंसू आ गई कि आज काजल को उसकी माँ भी मिल गई। नैना के माँ पापा ने नैना से चलने के लिए कहा, लेकिन नैना ने मना कर दिया। तो उन दोनों ने वहीं नैना के पास रहने का फैसला लिया।
वे लोग अब नैना को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। नैना अपने माता पिता के साथ काजल के ससुराल में ही रहने लग जाती है। नैना की हालत में सुधार आने की बजाय हालत और भी खराब होती जाती है। काजल काफी कोशिश करती है लेकिन नैना की हालत में कोई सुधार नहीं आता। सभी घर वाले नैना की हालत को देखकर दुखी थे। नैना की माँ दिन रात अपनी बेटी की हालत को देखकर रोती रहती और उसकी सेवा करती। एक दिन काजल नैना की बीमारी की पहली जांच के कागज और कुछ जरूरी सामान लेने के लिए नैना के किराए के कमरे पर जाती है। जब वो उसका सामान देख रही होती है तभी अचानक एक फोटो जो नैना की डायरी में रखी हुई थी निकलकर नीचे गिर जाती है। उस फोटो को देखकर काजल हैरान रह जाती है। उस फोटो के पीछे लिखा रहता है ऋतिक और नैना। उस लड़के की फोटो को देखकर और नाम को पढ़कर काजल ये अंदाजा तो लगा लेती है कि ये कोई ऋतिक नाम का लड़का है। फिर वो सोचती है लेकिन दीदी ने तो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया। घर वापस आकर जब नैना के पास कोई नहीं होता तब काजल नैना से पूछती है, दीदी ये ऋतिक कौन है? ऋतिक का नाम सुनकर नैना चौंक जाती है और कहती है, कौन ऋतिक? मैं किसी भी ऋतिक को नहीं जानती। तब काजल उसके पास बैठते हुए उसका फोटो आगे करते हुए कहती है, ये ऋतिक जिसके पीछे आपने ऋतिक और नैना लिख रखा है, जो आपकी डायरी से मिला। ये सुनकर नैना कुछ नहीं कहती तो काजल कहती है, दीदी आपने कभी मुझे इस लड़के के बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ ये लड़का कौन है? ये सुनकर नैना कुछ देर चुप रह जाती है और फिर कहती है, हाँ ये ऋतिक है। ये वही है जिसने सारे समाज के खिलाफ जाकर मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानकर भी मेरा हाथ थामना चाहा, जिसके साथ मैंने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। लेकिन ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब काजल कहती है, लेकिन क्या दीदी? तब नैना कहती है, लेकिन ये समाज, उसका परिवार हमारे रिश्ते को नहीं मानता। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ऋतिक को कोई परेशानी हो। इसीलिए मैंने उससे दूर रहने में ही भलाई समझी। ये कहकर वो रोने लग जाती है और फिर अपनी और ऋतिक के बारे में सारी सच्चाई काजल को बता देती है। ये सब कुछ सुनकर काजल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि क्या ये वही नैना है जिसके लिए सबसे पहले अपनी खुशी मायने रखती थी, आज दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख गई है। तब नैना रोते हुए काजल से कहती है, काजल मैंने ऋतिक से सच्चे दिल से प्यार किया था। मैं जानती हूँ कि मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ और बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार ऋतिक से मिलना चाहती हूँ। काजल क्या तुम ऋतिक को लाओगे मेरे पास? ये सुनकर काजल कुछ नहीं कहती, फिर हड़बड़ाकर कहती है, हाँ दीदी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऋतिक को जरूर लाऊंगी। ये कहकर काजल नैना से ऋतिक का सारा पता ले लेती है। फिर काजल नैना द्वारा दिए गए पते पर ऋतिक के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा ऋतिक की माँ खोलती है और पुलिस के कपड़ों में काजल को देखकर घबरा जाती है और कहती है, जी आप? ये सुनकर काजल कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुनकर ऋतिक की माँ कहती है, हाँ हाँ आइए। तब काजल घर के अंदर आ जाती है। तभी ऋतिक की दादी भी वहाँ पर आ जाती है। काजल उन सबसे नमस्ते करती है। तब ऋतिक की दादी कहती है, जी आप, कोई बात है क्या? तब काजल कहती है कि आप घबराइए मत, आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, मुझे ऋतिक से मिलना है। ये सुनकर ऋतिक की माँ कहती है, लेकिन क्या किया ऋतिक ने? सब ठीक तो है ना? तभी ऋतिक वहाँ आ जाता है और ऋतिक के पीछे पीछे उसकी पत्नी कीर्ति आ जाती है। सभी काजल को देखकर हैरान थे। तब काजल कहती है कि मैं नैना की बहन काजल हूँ। ऋतिक, नैना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। नैना ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ये कहते हुए काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, नैना ने ही मुझे तुम्हारे और उसके बारे में बताया था। ऋतिक, नैना आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती है, इसीलिए मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बहन की ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो। ये कहते हुए काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सुनकर ऋतिक हैरान और परेशान हो जाता है कि इतना कुछ हो गया और उसे नैना के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। ये सुनकर ऋतिक की दादी गुस्से में कहती है, अच्छा तुम उस कोठे वाली नैना की बहन हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि एक बहन कोठे वाली और एक बहन पुलिस वाली, आखिरकार चक्कर क्या है? ये सुनकर काजल कहती है, माँ जी ये सब ऊपर वाले का खेल है, वो जिसे चाहे जो बना सकता है। ये कहकर वो ऋतिक की तरफ देखती है। ऋतिक, तुम आओगे ना?
मुझे विश्वास है कि तुम मेरी दीदी से सच्चा प्यार करते थे और उससे मिलने जरूर आओगे। ये कहकर काजल कहती है, अब मैं चलती हूँ, और काजल वापस चली जाती है। काजल के जाने के बाद ऋतिक जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार उसने नैना से सच्चा प्यार किया था। तब ऋतिक की दादी कहती है, मैंने कह दिया ना, उस कोठे वाली के बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी और ना ही तुम उस कोठे वाली से मिलने जाओगे। हमारी तरफ से वो मरे या जिए, हमें क्या। ये सुनकर ऋतिक गुस्से में कहता है, दादी मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन माफ करना, मैं अब आपकी ये बात नहीं मान सकता। मैं नैना के बारे में सब कुछ जानकर उसे इस हालत पर नहीं छोड़ सकता। दादी, अगर नैना चाहती ना तो उस वक्त मुझसे विवाह करके इस घर में आ सकती थी, लेकिन उसने खुद से ज्यादा तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा और इस परिवार पर कोई आंच ना आई, इसीलिए उसने जानबूझकर खुद को मुझसे दूर कर लिया। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे दूर हो जाऊं और अपने परिवार की खुशी में अपनी खुशी समझूं। ये कहकर ऋतिक रोने लग जाता है। तब कीर्ति कहती है, हाँ ऋतिक जी, आप नैना दीदी से मिलने जरूर जाना। ये सुनकर ऋतिक की दादी कहती है, बहू ये तुम क्या कह रही हो, उस कोठे वाले को दीदी? तब कीर्ति कहती है, दादी जी, कोई भी औरत जन्म से कोठे वाली बनकर पैदा नहीं होती, ये समाज ही उसे कोठे वाली बनाता है। और कोठे वाली भी एक औरत होती है, उसके अंदर भी एक दिल होता है। मैंने हमेशा ऋतिक जी के दिल में नैना के प्रति प्यार देखा है। चाहे ऋतिक जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी याद में ऋतिक जी को तड़पते हुए देखा है। दादी जी माफ करना, लेकिन आप ऐसी बातें कर रही हो नैना दीदी के बारे में, और एक नैना दीदी है जिसे आप एक बदनाम कोठे वाली समझते हो। उसने आपकी खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही कुर्बान कर दी। आपके पोते को अपनी जिंदगी से आपकी खुशी के लिए अलग कर दिया, और जब नैना दीदी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है तो आप ऋतिक जी को अंतिम बार उनसे मिलने से रोक रही हो। एक मरते हुए व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूरी करना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है। ये कहकर वो ऋतिक की तरफ देखते हुए कहती है, ऋतिक जी, अकेले आप ही नहीं, मैं भी नैना दीदी से मिलना चाहती हूँ। ऋतिक ने कीर्ति की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ जानते हुए भी कीर्ति नैना के बारे में इतना अच्छा सोचती है। फिर कीर्ति बोली, चलो ऋतिक जी, नैना दीदी से मिलने की तैयारी करो। ये सुनकर ऋतिक भी अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ, आज की कहानी यहीं पर होती है खत्म। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।